ऑसिलेशंस का चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। लास्ट क्लास में बच्चों आप लोगों को कुछ बताया था अपन ने ऑसिलेशंस के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन थी अपने पास जी? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों। क्या थी बच्चों कंडीशंस ऑफ एसएचएम? कौन बताएगा बेटे? Mean position must be position of stable equilibrium. पहला क्या होना चाहिए? There must exist a position of stable equilibrium. Yeah? And Yes. this position is called as, सर ये कंडीशंस है। हाँ, ठीक है। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में दो बातें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक फ्रेज में दो निशाने लगा दिए हैं अपन ने, समझ रहे हो? क्या क्या निशाने लगा दिए हैं एक फ्रेज में स्टेबल इक्विलिब्रियम की मदद से? एक तो हमने कह दिया है इक्विलिब्रियम होना चाहिए और दूसरा हमने कह दिया है कि स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। दैट इज, इस वन के दो सब पार्ट्स हैं, इसी वन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आगे। दैट इज ए, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पोजीशन where net force on particle is zero.
and B. Around that position, the direction of net force must be towards the main position. है ना? मेन पोजीशन पे तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए और उस पोजीशन के आसपास नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटे? उस पोजीशन के तरफ। समझ रहे हैं जी? जैसे ये कोई पोजीशन है, यहाँ पे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0। जब इस पोजीशन से आप राइट में गए, इस पोजीशन से राइट में गए, यहाँ पे आए, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जानी चाहिए। और जब इस पोजीशन से लेफ्ट में गए तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो। मतलब मेन पोजीशन की तरफ आनी चाहिए ना? हाँ, नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होनी चाहिए? मीन पोजीशन की तरफ। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन होती है ना बच्चों? यस सर। याद करो, वर्क पावर एनर्जी में स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था। क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन होती है? यस सर। यस सर। है ना? वेरी गुड। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है जी? कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स acting on the particle must be proportional to the magnitude of displacement from mean position. Must be proportional to magnitude of displacement from mean position. क्या ये बात समझ में आती है जी बच्चों? देखो, हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, उसमें आया था ना, एफ नेट एक्स के प्रोपोर्शनल आया था ना। नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? एक्स के। एक्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन था। तो क्या होना चाहिए जी? के जो नेट फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना ही चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये पेज नोट किया बच्चों सबने? एक मिनट सर।
हो गया सर। हो गया जी, ओके। देखो ये जो दोनों पॉइंट अपन ने लिखे हैं ना, ये सिर्फ इतने से स्टेटमेंट का एलेबोरेट वर्जन है। जो मेन बात है उसको, ये दोनों पॉइंट को अपन इतने छोटी सी चीज में भी समराइज कर सकते थे। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, एंड x इज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेन पोजीशन। with respect to mean position। ये इतने से स्टेटमेंट को ही हमने यहाँ पर क्या किया है, इन दो पॉइंट्स में एलेबोरेट करके लिखा। इज इट क्लियर बेटे? हाँ सर। ओके। तो देखो ऐसा ऐसा कब होगा जी, वो कौन सी कंडीशंस होंगी कि जिनमें इस प्रकार का फोर्स लगने लगेगा। तो एक कंडीशन तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कौन सी? स्प्रिंग। स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस तरह का फोर्स लगाता है। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? स्प्रिंग मास सिस्टम्स। सर रोटेटिंग मैग्नेट भी ना? है ना। हाँ बोलो बेटे। सर रोटेटिंग मैग्नेट जो फोर्स लगाता है एक और एक मैग्नेट पे, वो भी ना? रोटेटिंग मैग्नेट जो फोर्स लगाता है, आ, वो किस तरह का लगाता है? क्या ऐसा लगाता है, सी थीटा टाइप का लगाता है क्या? हाँ कुछ कंडीशंस में लगाता है, उसकी बात अपन लोग करेंगे बाद में। पहले अभी अपन बात करते हैं किसकी, तो कैसे। मान लो कि हमने क्या किया, एक ब्लॉक लिया बच्चों और उसको क्या कर दिया जी, ब्लॉक को स्प्रिंग के एक एंड से बांध दिया। और उसको क्या किया, एक स्मूथ सरफेस पे हमने रख। और अब इसमें देखिए कि वो पोजीशन जहां पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, वो पोजीशन जहां पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, क्या उस पोजीशन पे इस ब्लॉक पे जीरो फोर्स लग रहा होगा क्या? हाँ सर। है Yes, ना। sir. तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग मीन्स या natural length of a spring corresponds to the mean position of। अब इस ब्लॉक को आप राइट में लेके जाओ, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट में रखो, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी जी? Sir, left. लेफ्ट में हो जाएगी। टूवर्ड्स मेन पोजीशन। Yes, sir. और अगर ब्लॉक को लेफ्ट में लेके गए Sir, तो तो नेट sir फोर्स right की में आ रहा डायरेक्शन, है. तो नेट फोर्स की डायरेक्शन राइट में हो जाएगी ना बच्चों, है ना। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है।
क्या नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, क्या वो के एक्स के बराबर है क्या? बोलिए बच्चों। क्योंकि मेन पोजीशन से जितना इस ब्लॉक को मैं कंप्रेस करूंगा, क्या उतना ही स्प्रिंग में कंप्रेशन हो जाएगा, या जितना लेफ्ट में मूव करूंगा उतना ही स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाएगा जी? Yes, sir. यस सर। है ना? तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक सर तो यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है ना? हाँ, यहाँ पर के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट ही इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। बोलिए बच्चों, है या नहीं? मतलब वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर, मतलब क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया ना, तो एम ओमेगा ओके स्क्वायर। सर। तो ये बेसिकली दैट इज, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? द ब्लॉक विल परफॉर्म क्या? Simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन when displaced and released। बोलिए बच्चों, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? ब्लॉक को डिस्प्लेस करके रिलीज कर दें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, है ना? Yes, और यस सर। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, वो किसके बराबर हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर के। या जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी वो किसके बराबर आएगी? अंडर रूट ऑफ के बाई एम के बराबर। या इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, यानी के 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। ऐसा होगा जी? yes, sir. है ना? ये रिलेशन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट के है तो ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी? रूट के बाई एम। और यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर आ गए ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। अगले पेज पे चलें। यस सर। नो सर। ओके, लिख लो लिख लो। सर तुम्हें लास्ट पेज दिखाओ ना। इसके पहले वाला बेटा। हाँ सर। ये रोलियो, तुमने अभी लेट ज्वाइन किया है? नहीं, लास्ट में लिखना बच गया था।
हो गया सर। हो गया जी। यस सर। यस सर। ओके, सर ये भी हो गया। ओके बेटा। तो देखिए, अब मान लो मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करूं, है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम में। किस तरीके का मॉडिफिकेशन जी? देखो कि मानो हमने क्या किया, ये एक m मास का ब्लॉक लिया और इसको मैंने क्या किया जी, स्मूथ सरफेस पे रखा, है ना, और इस ब्लॉक के दोनों तरफ मैंने दो अलग अलग स्प्रिंग्स अटैच कर दी। लेफ्ट वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, राइट वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। दोनों की नेचुरल लेंथ है L0, और ये जो पोजीशन हमने शो की है, इस पोजीशन में दोनों स्प्रिंग्स अपनी अपनी रेस्पेक्टिव नेचुरल लेंथ्स में ही, दोनों स्प्रिंग्स अपनी अपनी रेस्पेक्टिव नेचुरल लेंथ्स में। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें ये पता करना है कि if the block is displaced slightly and released, सर आप कुछ लिख रहे हो क्या स्क्रीन पे? हाँ वो दिख नहीं रहा है। ब्लैक ब्लैक आ रहा है तो राइट ब्लैक साइड। कलर आ गया बीच में। दोबारा शेयर करता हूँ। डार्क ब्लू टाइप। If the block is अब दिख रहा है, यस Yes. if the block is displaced slightly and released, prove that the block's motion will be simple harmonic. Find the time period of its motion. Find the time period of its motion. तो कैसे पता करेंगे बच्चों? पहले लेफ्ट वाले स्प्रिंग का लिख लो। नहीं नहीं, तरीका क्या होता है बच्चों इसमें कि पहले तो आप ये देख लो कि क्या कोई मीन पोजीशन है क्या इसकी, मतलब क्या कोई पोजीशन ऐसी है क्या जिसपे नेट फोर्स 0 लग रहा हाँ सर। है? कौन सी है? अभी जहाँ पे वो है वही। अभी जहाँ पर है अभी जहां पे है वही है क्या? Yes, sir. अभी जहां पे है, बिल्कुल सही बात है। उसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, वो इसकी मीन पोजीशन है। वहां पे नेट फोर्स इस पे 0 लग रहा है। क्यों जी? यस सर। अब अगर मैं जैसे इस पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है, अगर मैं यहां से ब्लॉक को राइट में डिस्प्लेस करूं तो क्या हो जाएगा? राइट वाली स्प्रिंग क्या हो जाएगी? कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस तो वो किधर फोर्स लगाने लगेगी? लेफ्ट लेफ्ट में लेफ्ट में और लेफ्ट वाली स्प्रिंग क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगा इलोंगेट लोंगेट। तो वो किधर फोर्स लगाने लगेगी? राइट से। लेफ्ट में ही लगाएंगे दोनों। वो भी लेफ्ट में लगाएगी क्या? यस सर। दोनों स्प्रिंग सेम साइड में फोर्स लगाएंगी क्या? दोनों लेफ्ट में लगाएंगी क्या? जो दब गई यस सर। वो भी लेफ्ट में लगाएगी, और जो इलोंगेट हो गई वो भी लेफ्ट में लगाएगी।
इमेजिन करो सब लोग इमेजिन करो जी। ऐसा होगा बच्चों, पक्की बात है हाँ सर। ना? दोनों लेफ्ट में फोर्स लगाएंगे तो अच्छा, तो इसका मतलब नेट फोर्स लेफ्ट में ही आ जाएगा। आपने डिस्प्लेसमेंट किया राइट में और नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गई? लेफ्ट में। लेफ्ट में। उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट में डिस्प्लेस करता तो क्या नेट फोर्स राइट में आ जाता क्या? यस सर। इसका मतलब क्या है कि मीन पोजीशन है, देयर एग्जिस्ट्स अ मीन पोजीशन। इस पे टिक लगा दो। और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या? यस सर। वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम भी है, ये भी टिक लगा दो। अब अंतिम चीज हमें चेक करनी है, आखिरी चीज क्या, कि क्या जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन यानी एक्स के प्रोपोर्शनल है या नहीं। अब देखो इस ब्लॉक को जब आप एक्स डिस्प्लेस करोगे तो जो राइट वाली स्प्रिंग है उसमें एक्स कंप्रेशन आ जाएगा ना, यस उसकी लेंथ एल नॉट माइनस एक्स बचेगी। और जो लेफ्ट वाली है उसमें एक्स एलोंगेशन हो जाएगा, उसकी सर, लेंथ नॉट प्लस एक्स। एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगी क्या? उसकी लेंथ एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा जी? इधर से लगेगा k2x, इधर से लेफ्ट लगेगा वाले से लगेगा केवल एक्स। k1x। तो नेट फोर्स विल बी k1 नेट plus फोर्स k2 कितना into हो x। जाएगा जी? नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो k1 प्लस k2 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना? वेक्टर फॉर्म में आप इसको माइनस k1 प्लस k2 इंटू एक्स भी लिख सकते हो ना? क्यों बच्चों, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? नेट फोर्स की डायरेक्शन। डायरेक्शन बता रहा है। तो अब बताइए जी, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट कितना आ गया? k1 plus k2। k1 प्लस k2। तो इसका मतलब ओमेगा की क्या वैल्यू होती है? ओमेगा रूट के बाई एम होता है ना। तो इस एस एच एम का ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट k1 प्लस k2 बाई एम। यस सर। इसका ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट k1 प्लस k2 बाई एम। तो इस एस एच एम का टाइम पीरियड पता लगा सकते हैं हम। 2 यस पाई सर। बाय ओमेगा। टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा या 2 पाई ओमेगा अपॉन के। रूट एम अपॉन k1 प्लस k2, है ना? मतलब इस ब्लॉक को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो वो एक चक्कर इतने टाइम में पूरा कर लेगा। इट विल कंप्लीट वन ऑसिलेशन इन दिस मच टाइम। ये बात समझ में आती है जी? यस सर। यस सर। सर सर थोड़ा ऊपर करो ना। हो गया सर। हो गया जी? यस सर। एक सेकंड। सर ये सेकंड सर ऊपर करो ना 2 सेटिस्फाई मिनट करता है ना? हाँ बेटे क्या बोल रहे हैं? सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना?
हाँ, और एक और कंडीशन ये होती है ना कि जो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एक्स। होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ बच्चों, अब आगे चलते हैं, है ना। Yes, sir. अच्छा देखो, अगर मैं ऐसा कर दूं, ये m मास का ब्लॉक है और किधर रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है ना। ये स्प्रिंग्स हैं, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1 है। K2. Find time period of small oscillations around mean position. क्या हो जाएगा बच्चों? सर दोनों स्प्रिंग्स उनका नेचुरल लेंथ पे क्या? Natural length. Both the springs are in their natural lengths. पर सेम आंसर आएगा ना पहले वाले से। सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है, सेम आंसर आएगा। क्यों भाई? नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन से इस ब्लॉक को जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा? क्या दोनों स्प्रिंग्स इलोंगेट हो जाएंगी क्या? Yes, sir. और उनमें इलोंगेशन उतना ही आएगा जितना इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, Yes, sir. और दोनों स्प्रिंग्स जो हैं वो इस पे फोर्स लगाएंगी। तो जो नेट फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड K1 प्लस K2 इंटू X. एक्स आ जाएगा। नेट फोर्स कितना आ जाएगा? K1 प्लस K2 इंटू एक्स। तो देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2। क्या ये चीज समझ में आती है जी? यस सर। अच्छा, अब देखो इसमें एक बड़ा अच्छा सवाल क्या बनता है कि मान लो हमने स्प्रिंग्स को, सर पीछे वाला अरे ये तो तुरंत लिख डालो, तुम जल्दी लिख दो इसको, सेम ही तो है, वैसा ही तो है, ये कोई जाना पड़ेगा। पिछले वाला ही. देखिए बच्चों, मान लो कि अब जो मैं सवाल कराने जा रहा हूँ वो बड़ा अच्छा सवाल है। देखो,
two massless springs in their respective natural lengths are connected as shown in figure. Find the time period of small oscillations of the block around mean position. Find the time period of small oscillations of the block around mean. सर स्मॉल ऑसिलेशंस क्यों लिखते हो? स्मॉल ऑसिलेशंस किस लिए बेटे? क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा खींच दोगे आप इसको तो हो सकता है कि स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी लूज कर दे, ओके सर। समझ रहे हो? तो इसलिए क्या है, स्मॉल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सर हम्म, के अंदर के अलग तरीके से ऐड होगा ना, के और देखो इफेक्टिव। फंडामेंटली बात करो तुम, फंडामेंटली है ना, आई वांट यू ऑल टू थिंक फंडामेंटली, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अपन ने एसएचएम प्रूव करने का क्या तरीका सीखा हुआ है कि मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं और फिर मीन पोजीशन से ब्लॉक को थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करके देखते हैं कि कितना नेट फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेस्ड वाली पोजीशन पे। क्यों बच्चों, ऐसे ही करते हैं ना? तो उस तरीके से ही करने की कोशिश करो आप। सर 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m बाय k1 प्लस 2k2 ऐसे है क्या? नहीं, नहीं। अच्छा, एक करके हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देते जाना, ठीक है? आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। एक बात बताओ जी कि इस ब्लॉक को जब मैं राइट में डिस्प्लेस करूंगा, मान लो x डिस्प्लेस किया ब्लॉक को, कितना डिस्प्लेस किया बच्चों? एक्स। x। तो क्या दोनों स्प्रिंग्स इलोंगेट होंगी क्या, या सिर्फ एक ही होगी? दोनों होंगे ना? दोनों दोनों होंगे। दोनों स्प्रिंग्स इलोंगेट हो। अच्छा, कितना कितना इलोंगेशन हो जाएगा जी उनमें? x बाई टू x/2 हो जाएगा क्या?
देखो ये ऐसा सोचो कि जैसे ये वाला एंड है ना, इस एंड को क्या किया अपन ने, एक्स लेंथ ले गए आगे, यहां से कितना ले गए, एक्स। तो स्प्रिंग का ये एंड एक्स लेंथ आगे चला जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये वाला जो एंड है स्प्रिंग का, क्या अब ये भी थोड़ा आगे पहुंच जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो जो पहली वाली स्प्रिंग है वो अब इस तरह से हो जाएगी, और दूसरी वाली स्प्रिंग अब कुछ ऐसी पोजीशन पे आ जाएगी, है ना। तो बात क्या है, मान लो पहली वाली स्प्रिंग का इलोंगेशन हो गया x1 और दूसरी वाली स्प्रिंग का इलोंगेशन हो गया x2, तो क्या x को x1 प्लस x2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। If x1 is elongation in spring 1 and x2 is elongation in spring 2, तो x1 प्लस x2 को x लिख सकते हैं क्या बच्चों? क्योंकि हाँ देखो सर। बात क्या है, मान लो इसकी नेचुरल लेंथ है L01, इसकी नेचुरल लेंथ है L02, और ब्लॉक को x आगे ले गए, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, L01 प्लस L02 प्लस x, क्या टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? हाँ सर। क्या टोटल लेंथ L01 प्लस L02 प्लस x इतनी हो जाएगी, है ना। और अगर दोनों स्प्रिंग्स की अलग अलग लेंथ लिखूं तो स्प्रिंग 1 की लेंथ क्या है, L01 प्लस x1, क्योंकि उसमें x1 इलोंगेशन आ गया है, और स्प्रिंग 2 की लेंथ क्या है, L02 प्लस x2, क्योंकि उसमें x2 इलोंगेशन आ गया है। अब मतलब एक तो मैंने क्या किया, टोटल लंबाई दोनों स्प्रिंग्स की अलग अलग लंबाई देख करके लिख दी, और एक मैंने ये देख करके लिख दिया कि यार टोटल ब्लॉक एक्स आगे गया है। क्या ये जो ऊपर लिखी हुई क्वांटिटी है और नीचे टोटल लंबाई है, इनका सम बराबर होना चाहिए ना। मतलब कैन आई राइट दिस L01 प्लस x1 प्लस L02 प्लस x2, ये बराबर होना चाहिए L01 प्लस L02 प्लस x के। तो तो L01 एक्स प्लस को आपने इक्वली डिवाइड किया इधर। कहाँ डिवाइड किया बेटे इक्वली, मैंने तो मान लिया कि ओके x1 सर। प्लस x2 x के बराबर है। x1 और x2 कितना कितना है ये तो मैंने अभी बात ही नहीं करी। मैंने तो अभी सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि जितना स्प्रिंग 1 इलोंगेट होगी प्लस जितना स्प्रिंग 2 इलोंगेट होगी, that addition will be equal to the displacement of the block. बोलिए। यस सर। ओके। अच्छा एक बात और देखो, ये जो स्प्रिंग है इसको अगर हम देखते हैं, इस वाले पोर्शन को आप देखो, जब स्प्रिंग इलोंगेट होती है तो दोनों एंड पे अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होती है। तो जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक से कनेक्टेड स्प्रिंग है, और ये दूसरी वाली स्प्रिंग है ना। जो ब्लॉक से कनेक्टेड स्प्रिंग है वो ब्लॉक को अंदर पुल कर रही है ऐसे, और जो राइट वाली स्प्रिंग है उसको भी अंदर पुल कर रही है ऐसे, है ना। और जो जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग है वो इस स्प्रिंग को अपनी तरफ पुल कर रही है, और ये दीवार को भी अपनी तरफ पुल कर रही है। ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं ना, और दीवार स्प्रिंग को ऐसे पुल कर रही है। बोलिए बच्चों। हाँ सर।
अब देखो जैसे ये हम क्या बोल रहे हैं, ये फोर्स इस स्प्रिंग पर इसने लगाया है, तो क्या इस फोर्स को K1 X1 लिख सकता हूँ, और उसी तरह से इस वाले फोर्स को क्या K2 X2 लिख सकता हूँ? और क्या ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होने चाहिए ना, न्यूटन Yes, sir. के हिसाब से? Yes, sir. तो K1 X1 को क्या K2 X2 के बराबर लिख सकते हैं बच्चों? Yes, sir. K1 X1 किसके बराबर है? K2 K2 X2. X2 एक इक्वेशन ये आ गई थी, दूसरी इक्वेशन ये आ गई है ना। तो हम क्या करें, x2 की वैल्यू x1 के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट x2 एज x माइनस x1, तो या x1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x माइनस x2, कोई भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक ले लेते हैं। है ना। तो हम क्या करते हैं जी, x1 को लिख देते हैं x माइनस x2, और ये बराबर आ गया K2 X2। तो क्या आ गया आपके पास, K1 X इक्वल टू K1 X2 प्लस K2 X2, यानी कि X2 की क्या वैल्यू आ गई, X2 की वैल्यू आ गई K1 X अपॉन K1 प्लस K2। क्यों बेटे, Yes, sir. X2 की सर वैल्यू, ये एक बार वापस। मतलब हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। कौन सी चीज नहीं समझ में आई तुमको, ये वाली इक्वेशन समझ में आई है ना? सर हाँ ये वाली। ये वाली समझानी है। देखो ये वाली इक्वेशन क्या है भाई, इसमें सिंपल सी बात ये है कि देखिए ये सिस्टम कुछ ऐसा हो चुका है ना। आपने कहा साहब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x2 हुआ है, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 हुआ है। अगर इलोंगेशन x1 है तो स्प्रिंग में टेंशन कितना जनरेट हुआ, K1 X1, और इलोंगेशन x2 है तो इस स्प्रिंग में कितना टेंशन जनरेट हुआ, K2 X2। क्या K1 X1 और K2 X2 बराबर होने चाहिए? बोलिए, क्या K1 X1 हाँ सर। बराबर होने चाहिए? क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर भाई K1 X1 इधर ऐसे लगने लगेगा, K2 X2 यहाँ पर ऐसे लगने लगेगा, इस पार्ट पे नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए ना। एक ही स्प्रिंग में अलग अलग टेंशन कैसे हो सकती है, हो सकती है? नहीं No, सर। sir. एक बार आपको ये इक्वेशन पता चल गई तो फिर आपके पास क्या है, दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, x2 की वैल्यू पता कर लो। नाउ व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ x2, क्यों मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई क्योंकि मुझे क्या है, मुझे ब्लॉक से हाँ मतलब सर। है, मुझे मतलब है ब्लॉक से। ब्लॉक को अगर मैं देखता हूं तो ब्लॉक पे कौन सी स्प्रिंग जुड़ी हुई है ब्लॉक से, क्या एक K2 स्प्रिंग वाली जुड़ी हुई है कि दोनों स्प्रिंग जुड़ी हुई है? एक ही सर, X2 वाली। एक ही जुड़ी हुई है, K1 वाली के K2 वाली? K2 वाली। K2। तो वो ब्लॉक पर इधर लेफ्ट में फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी, K2 X2। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितना आएगा, क्या उसको K2 X2 लिख सकते हैं, या K2 X2 प्लस K1 X1 करना पड़ेगा? सिर्फ K2 X2 ना। सिर्फ K2 X2 है ना, वो दूर से थोड़ी वो स्प्रिंग फोर्स लगाने आएगी। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि क्या है, K2 X2 में K1 X1 का भी कुछ रोल होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ब्लॉक पे दोनों लग रहे हैं। एक बार में तो ब्लॉक पे क्या होगा, एक ही फोर्स लगेगा ना बच्चे, हाँ सर। ठीक है, एक बार में एक ही फोर्स लगेगा, तो वो कौन सा लगेगा, K2 X2। क्या ये बात समझ में आती है? अभी X2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। अभी x2 की, अब मैं x2 को एलिमिनेट करना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि जो SHM है वो क्या चाहता है, X में। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में चाहता है। वो उसको स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है उससे मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है,
ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में क्या रिलेशन है ना। तो हम x2 को x के टर्म्स में इसलिए निकाले हैं ताकि मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लेके आ पाऊं। तो क्या हो जाएगा, k2 x2 की जगह लिख दूंगा k1x अपॉन k1 प्लस k2। तो क्या नेट फोर्स ऑन ब्लॉक अब x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों। ये मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं अपन, है ना। क्या वेक्टर फॉर्म में इसको माइनस साइन लगा सकते हैं हम, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में भी है। बोलिए। यस सर। तो इसका मतलब यहां पर k की क्या वैल्यू आ जाएगी, फोर्स कांस्टेंट k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। क्या ऐसा लिख सकते हैं जी, या इसको आप ऐसे समझो 1 अपॉन के का वैल्यू आ रही है, 1/k की वैल्यू आ रही है k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2, या k1 अपॉन k1 k2 प्लस k2 अपॉन k1 k2। k1 से k1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/k2 प्लस 1/k1, है ना। मतलब जब अगर मान लो यहाँ पर 2 की जगह 3 स्प्रिंग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगी हुई होती, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 था। तो फिर हम 1/k को क्या लिख लेते, 1/k को लिख देते 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। क्या ऐसा कर सकते थे कि नहीं, Yes, sir. एक ही स्प्रिंग से मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। है ना। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, यानी 2 पाई अंडर रूट m इंटू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। बोलिए बच्चों। सर बोलिए। मतलब K1 K2 K3 की जगह एक और एक स्प्रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है ना। हाँ, ऐसा आप मान सकते हैं, SHM का टाइम पीरियड वही आएगा। सर बोलो बेटे। सर ये क्वेश्चन का फर्स्ट पेज दिखाओ ना। हाँ, पहले ये वाला तो नोट कर लो यार। ये नोट कर लिया बच्चों सबने। नो सर। हाँ सर। हाँ, ये कंप्लीट कर लो फिर वाला देखो।
हो गया जी? यस सर। ओके। सर इसके भी पहला। डन सर। ओके। अब देखो, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक। Find the frequency of small oscillations of the block. तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? ये देखो, ऊपर वाली जो दो स्प्रिंग्स हैं उनका तो के इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे? 1/k1 + 1/k2। 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k। तो यहाँ से 2k एलसीएम आ गया, 2 + 1 तो 3/2k आ गया। तो ऊपर वाली दो स्प्रिंग का इक्विवेलेंट तो आ गया 2k/3, और नीचे वाली एक जो 2k है वो ऐड होगा। वो ऐड हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो गया, एक 2k/3 की स्प्रिंग हो गई और एक कितनी हो गई, 2k कांस्टेंट की एक स्प्रिंग हो गई। क्यों बेटे? तो क्या इसका टाइम पीरियड को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2π √m/2k/3 + 2k। That is, वो कितना हो जाएगा, 2π √3m / 8k।
क्या ऐसा आ जाएगा बच्चों? t is 2 pi under root 3m by 8k. तो फ्रीक्वेंसी उसका रिवर्स इनवर्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 1/2 और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 बाई टाइम पीरियड होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 8k डिवाइडेड बाई 3m। बोलिए जी। सर हम्म, सर पूरा पेज नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर। हो गया सर। हो गया बच्चों, समझ में आया कैसा करना है इस तरह के क्वेश्चंस को? यस सर। ओके, तो ये बात है जी। अब हम आगे चलते हैं और देखो क्या है बच्चों, अगर मान लो जैसे मैं आपसे ये कहूं कि एक स्प्रिंग वेट। ब्लॉक को मैंने स्प्रिंग से सस्पेंड किया वर्टिकली, ठीक है? ब्लॉक इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग वर्टिकली। और क्या किया, जब स्प्रिंग अपनी, और मान लो हमें दिया हुआ है कि द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो हमें क्या पता करना है? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ the motion of the block when displaced slightly from equilibrium position. When displaced slightly from equilibrium position.
अच्छा अब एक बात बताओ बच्चों, क्या ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या कोई दूसरा मोशन करेगा? दूसरा SHM ना, हाँ बेटे, फिर SHM। एसएचएम ही करेगा या कोई दूसरा टाइप का मोशन करेगा? दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप का करेगा। ओके, किस बेसिस पे बोल रहे हैं अपन? So क्योंकि जब वो स्प्रिंग आफ्टर सम टाइम इट विल ट्राई टू कम बैक टू द सेम पोजीशन, वो फिर उसका उतना ऑसिलेशन नहीं होगा अबाउट द मेन पोजीशन। सर नीचे फोर्स लग रहा है इसमें। नीचे ग्रेविटी ओके, लगेगा। नीचे। अच्छा, कुछ लोगों को बिल्कुल ये लग सकता है कि यार अब सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही थोड़ी लग रहा है ब्लॉक पे, अब तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है। तो नाउ वी आर नॉट श्योर कि उसको एसएचएम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। क्यों बच्चों? Yes. तो देखो, अपन क्या करते हैं, लेट अस गो बाय फंडामेंटल्स के हम तो तरीका क्या होता है एसएचएम है या नहीं, हाउ टू फाइंड आउट वेदर सम मोशन इज एसएचएम और नॉट। पहले तो हम पता करते हैं कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या करते हैं? फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सर वो तो मतलब अभी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम ये गिवन है ना मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे है ना? अच्छा, तो उस पोजीशन पे स्प्रिंग की क्या हालत है अभी? नेचुरल लेंथ में है, इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड है ना? तो बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स 0, तो mg इस पे डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो स्प्रिंग ऊपर। फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग ही रहा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स बराबर होना चाहिए किसके? mg के। तो स्प्रिंग फोर्स को हम लिख देते हैं kx इक्वल टू mg, यानी x की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? mg बाई k, ऐसा आ जाएगा। बोलिए जी। यस सर। यस सर। मीन पोजीशन के लिए है ना सर? हैं क्या बेटे? ये मीन पोजीशन के लिए है क्या? ये मेन पोजीशन पे, ये क्या है? वेयर x इज elongation in spring at mean position। समझ रहे हैं? मतलब आप बोल रहे हो साहब कि यहाँ पर मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होता है, तो बिना स्प्रिंग के फोर्स लगाए तो ये नेट फोर्स 0 हो नहीं सकता था। अगर हम बोल रहे हैं कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, तो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन होना ही चाहिए, और वो इलोंगेशन किसके बराबर आ रहा है जी? क्या वो इलोंगेशन mg बाई k के बराबर आ रहा? यस। वो इलोंगेशन किसके बराबर आ रहा है? mg बाई k के बराबर वो इलोंगेशन आ रहा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? बोलिए जी, कोई Yes, sir. डाउट है ना? ये इनिशियल, ये इतना इलोंगेशन है, तो मीन पोजीशन हमने आइडेंटिफाई कर ली। देखो, दे तो उन्होंने क्वेश्चन में रखा ही था कि मीन पोजीशन में है, लेकिन हमने खुद ही समझा है कि भाई कैसे है इक्विलिब्रियम में। mg तो नीचे लग रहा है, फिर इक्विलिब्रियम में कैसे है साहब? तो हमने खुद ही समझा है। क्या समझा है खुद ही? कि भैया mg लग रहा है नीचे, मतलब स्प्रिंग को तो उसने खींच रखा होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 है, तो mg को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स होना चाहिए, यानी स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऊपर लग रहा ऊपर है। लगाने के लिए स्प्रिंग को क्या होना पड़ेगा? इलोंगेट। इलोंगेट होना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है? x, और वो X x का। पता कर लिया हमने, है ना? अब हम थोड़ा सा मतलब बेटर फील कर रहे हैं। क्या बेटर फील कर रहे हैं? हाँ भाई, इक्विलिब्रियम में है, स्प्रिंग mg बाई के इलोंगेटेड है, और स्प्रिंग का फोर्स अभी mg के बराबर है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। एसएचएम होने के लिए क्या होना चाहिए? ये पोजीशन इक्विलिब्रियम वाली जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की होनी चाहिए।
ये पोजीशन कैसी होनी चाहिए बच्चों? स्टेबल या स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल? स्टेबल मतलब यदि मैं ब्लॉक को इस पोजीशन से डिस्प्लेस करूं तो उसकी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए? वापस इसी पोजीशन पे आने की टेंडेंसी होनी चाहिए, या इस पोजीशन के आजू बाजू में नेट फोर्स की डायरेक्शन इस पोजीशन के तरफ ही होनी चाहिए। तो हम क्या करें, यहां से ब्लॉक को थोड़ा नीचे ले जाते हैं, ब्लॉक को थोड़ा सा क्या किया, x0 से नीचे लेके गए। नीचे लेके गए, मेन पोजीशन से नीचे लेके गए। तो mg तो जितना ऊपर लग रहा था उतना अभी भी लग रहा होगा ना? बट kx प्लस नॉट ज्यादा लगेगा ना। लेकिन स्प्रिंग में अब स्प्रिंग, इसको x0 नाम दे देते हैं अपन। स्प्रिंग का फोर्स अब बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बच्चों? यस सर। तो और किधर बढ़ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो क्या अब नेट फोर्स ऊपर लगने लग जाएगा? यस सर। जब मैं ब्लॉक को नीचे x डिस्प्लेस करूंगा तो क्या नेट फोर्स ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगने लग जाएगा क्या? यस सर। है ना? और अगर मान लो मैं ब्लॉक को इस पोजीशन से थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस कर देता तो क्या स्प्रिंग फोर्स अभी जितना लग रहा है उससे कम हो जाता? तो फिर नेट फोर्स नीचे लगने लग जाता ना, क्योंकि kx फिर कम हो जाता। kx कम हो जाता, mg तो उतना ही रहता, kx कम हो जाता, तो नेट फोर्स नीचे लगने लग जाता कि नहीं लगने लग जाता? यस सर। इसका मतलब क्या मीन पोजीशन के ऊपर नीचे नेट फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की टुवर्ड्स तरफ? मीन पोजीशन। इज इट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन? यस सर। यस सर। इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है। अब अंतिम चीज जो मुझे चेक करनी है वो मैग्नीट्यूड और चेक कर लेना है। लास्ट चीज जो मेरे को चेक कर लेनी है वो क्या है कि ये जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्या ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, कहां से डिस्प्लेसमेंट होता है? x इज डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? तो मैं ब्लॉक को नीचे ले आया, मैं नेट फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दूंगा। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा जी? स्प्रिंग का फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k इंटू L0 प्लस x0। x0 प्लस x0 प्लस x, है ना? माइनस mg। और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा mg, और ये क्या आ जाएगा? k x0 प्लस k x माइनस mg, ऐसा आ जाएगा। यस सर। और क्या k x0 ऑलरेडी mg के बराबर है? यस सर। k x0 ऑलरेडी mg बराबर, तो k x0 से mg कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों? क्या Yeah. नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड kx के बराबर आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर आ गया? के। क्या फिर से ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया क्या जी? क्या ये फिर से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? हाँ सर। ये फिर से मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब क्या ये SHM करेगा? और क्या Yes, इसका sir. टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाई के ही रहेगा? हाँ सर। ये SHM करेगा और इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाई के ही रहेगा। ध्यान दो, एक बात हम याद रख सकते हैं कि अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि स्प्रिंग फोर्स के साथ साथ क्या है, कोई कांस्टेंट फोर्स और लगने लग जाए, ऐसा फोर्स और लगने लग जाए विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो क्या होगा? उससे
टाइम पीरियड ऑफ SHM पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या इसमें टाइम पीरियड में mg का कोई रोल आ रहा है क्या? नो। कोई रोल नहीं आ रहा है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये पेज नोट कर लिया बच्चों सबने? नो हाँ सर। सर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ, सर एक सेकंड वापस जाओ ना। हाँ बेटा, सर हाँ बोलो। सर इसमें इक्वेशन नंबर 1 में वो kx आना चाहिए था ना। कौन सी वाली इक्वेशन 1 में बेटे? फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे FSP इज इक्वल टू mg, तो kx आना चाहिए था। नहीं, हमने मान लिया ना कि x नॉट नीचे है, हमने मान लिया कि x नॉट मान लिया उसको, ओके सर। है ना। हमने क्या मान लिया कि मीन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ से x नॉट नीचे है। गॉट इट सर। सर हो गया बेटे? ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ अ कांस्टेंट फोर्स acts on a particle in addition to spring force, then the particle's motion still remains कैसा, SH, and its time period is decided by, and its time period does not get affected by the constant force। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? तो कांस्टेंट फोर्स का क्या काम होगा, द रोल ऑफ कांस्टेंट फोर्स, एम्पलीट्यूड बढ़ाना। मीन पोजीशन को शिफ्ट करना। विल बी टू शिफ्ट क्या, मीन पोजीशन। The role of constant force will be to shift क्या बेटे, mean position। क्या ये बात समझ में आती है जी? यस सर। ओके, अच्छा अब इसमें देखिए बच्चों क्या बात है कि जैसे मान लो SHM और कहाँ पे करवा सकता हूं मैं, तो जो सिचुएशंस अभी तक हमने पढ़ी हैं उसमें आपको बस समझाता हूं। मान लो क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, जैसे अर्थ है ना,
और मैंने क्या किया, अर्थ के थ्रू एक होल कर दिया। सेंटर से पास होती हुई एक बहुत ही पतली सी टनल बना दी। ठीक है बच्चों, हाँ सर। अर्थ का मास है m, रेडियस है उसकी क्या, कैपिटल R, और ये टनल कैसी है, स्मूथ टनल। है ना। हम क्या करते हैं, सेंटर से थोड़ी दूर ले जा करके एक स्मॉल m मास के पार्टिकल को रिलीज कर देते हैं। When it is placed slightly away from equilibrium position, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी SHM। और हमें पता करना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM। Find the time period of SHM। तो कैसे पता कर सकते हैं बच्चों, इसके बारे में हमें बात करनी है। हमने बहुत साल पहले ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था बच्चों, याद आ रहा है आपको? यस साल हो गए। सर 3-4 महीने थोड़ा है, अभी 1-2 महीने पहले ही तो पढ़ा था यार, बहुत साल कहाँ हो गए, पढ़ा था कि नहीं? यस सर। तो बताओ, थोड़ा सा उसको रिवाइज करने का समय आ गया। अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? -Gmm/r। या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ का क्या फॉर्मूला होता है? क्या gm/r³ इंटू स्मॉल r ऐसा होता है? बच्चों कुछ याद आ रहा है? अगर हम सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होता है कि नहीं होता? gm/R³ इंटू स्मॉल r। वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ g विद हाइट, ये सब पढ़ा था ना हमने। यस सर। अब देखो क्या है, अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, अच्छा इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है बेटे? क्या ये अर्थ के सेंटर की तरफ टुवर्ड्स होता द है? सेंटर। अर्थ के सेंटर की तरफ होता है ना। इधर चले जाओगे तो कुछ ऐसी डायरेक्शन आ जाएगी।
इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखिए, तो क्या जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा इस आर डिस्टेंस पे, वो भी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ ही लगेगा? क्या सेंटर ऑफ द अर्थ इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी क्या? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास फोर्स की डायरेक्शन जो है, क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है? फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो क्या वो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? सर आर को हम एक्स भी लिख सकते हैं ना आर को एक्स भी लिख यहाँ पे। सकते हो, बिल्कुल, आर को एक्स लिख दो या आर ही लिखा रहना दो भाई। ओके यहाँ सर। पे आर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। हाँ सर। वो वेरिएबल के लिए सिंबल क्या यूज किया है अपन ने, उससे उससे मतलब नहीं है, वो काम क्या है वो देखना है। तो क्या यहाँ पे काम यही है कि ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन? स्मॉल आर इज नाउ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा। बोले बच्चों, Yes, sir. अब बताओ, क्या ये एसएचएम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल आ गया? नहीं? यस सर। तो जो यस सर। फोर्स कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर क्यूब। क्या ये फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा आपका? फोर्स इक्वल टू के एक्स वाली इक्वेशन से कंपैरिजन कर लें अपन इसका, तो टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यानी 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर क्यूब। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम ऐसा आ जाएगा। टी इज 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम ऐसा आ जाएगा बच्चों। बोलिए जी। Yes, sir. है ना? तो क्या है, इस तरह से भी अपन क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड को, मतलब पार्टिकल एसएचएम ऐसी सिचुएशंस में भी कर सकता है ना। इवन इन सिचुएशंस लाइक दिस आल्सो पार्टिकल कैन परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। कभी भी जब भी क्या हो जाए, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी? इक्विलिब्रियम पोजीशन शुड एक्सिस्ट। इक्विलिब्रियम पोजीशन हो F और net directly स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, है ना, और फोर्स मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड फ्रॉम डायरेक्टली मीन पोजीशन। प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आ जाए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो पार्टिकल एसएचएम करने लग जाएगा। यस सर। एसएचएम करने का मतलब क्या है? उसका जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है वो ऐसे वेरी करने लगेगा। कैसे? साइनोसॉइडली। कैसे वेरी करने लगेगा बच्चों? प्लस एक्स नॉट। साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली। और ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी? ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के बाई एम। ऐसी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जी। बोलिए बच्चों। यस सर। अब देखो, क्या हम बोल सकते हैं कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर पीछे वाला पेज एक
हो गया सर। क्या हम बोल सकते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व? बोलिए बच्चे। क्यों? क्योंकि SHM में जो फोर्स लगता है वो -kx के टाइप का लगता है ना, और ये फोर्स तो कंजर्वेटिव नेचर का है ना बच्चों। स्प्रिंग फोर्स जैसा फोर्स लगता है तो वो तो कैसा हो गया, कंजर्वेटिव नेचर का हो गया कि नहीं हो गया? बिकॉज SHM is possible only when conservative force act on a particle. क्यों जी? बिना कंजर्वेटिव फोर्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल है क्या? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल नहीं है ना। अब ध्यान दो बच्चों के मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? क्या मैकेनिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए। यस सर। और बिकॉज फोर्स -kx के टाइप का होता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी को हम ½ kx² लिख सकते हैं बच्चों, जैसा स्प्रिंग के केस में लिखा कर सकते हैं, अज्यूमिंग मीन पोजीशन एज रेफरेंस पोजीशन। अगर मीन पोजीशन को ही रेफरेंस पोजीशन मान लें तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ½ kx² हो जाएगा? बोलिए जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई ½ kx², और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बच्चों? वो तो ½ mv² होती है ना। अच्छा, x को क्या लिखते हो आप SHM में? x को लिखते हैं a sin ωt+5, और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? dx/dt, यानी कि a ओमेगा cos ωt+5। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? ½ kx², यानी a² sin² ωt+5 प्लस ½ v² को क्या लिखेंगे? a² ω² cos² ωt+5। अच्छा, k और ओमेगा में क्या रिलेशन था बच्चों? m⍵² को ही k लिखा था ना हमने, याद करो। हाँ सर। तो k को m⍵² सर लिख माइनस देते ना? हैं। माइनस नहीं, प्लस ही था बेटे। k भी पॉजिटिव कांस्टेंट है और m⍵² भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो k को क्या लिखेंगे? m⍵² a² sin² ωt+5। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? ½ mω² a² cos² ωt+5। क्या ऐसा कर सकते हैं बच्चों? यस सर, ये कट हो जाएगा sin² और cos²। तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ से ½ mω² a² कॉमन आएगा और sin² कॉमन ले लें, cos² कट हो जाएगा। sin² ωt प्लस cos ωt+5 प्लस cos² ωt+5 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे? SHM में जो मैकेनिकल एनर्जी है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्यों?
ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ गई कि नहीं आ गई? मतलब मैंने क्या किया, किसी जनरल टाइम टी पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी, किसी जनरल टाइम टी पर काइनेटिक एनर्जी लिखी, लेकिन जब इन दोनों का एडिशन किया मैकेनिकल एनर्जी लिखने के लिए, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में से टाइम वाली टर्म चली गई। मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी की कांस्टेंट वैल्यू होगी, और क्या वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी बच्चों? Yes, sir. है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और आप देखो कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी को आपने लिखा है कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकता हूँ बच्चों? यस सर। और एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। बोलिए जी, ए स्क्वायर को हम क्या करें? सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 तो ये हो गया ना एक्स। हाँ, साइन स्क्वायर नहीं, के को अंदर रहने दो, के को इधर रहने दो, ए स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ऐसा हो गया, है ना। और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes. तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक्स के टर्म्स में ये आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? बोलिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स ऐसा आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स ऐसा आ जाएगा कि नहीं आएगा? यहां से भी आप देख सकते थे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जब आप करोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा करना पड़ेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये कांस्टेंट वैल्यू हाफ के स्क्वायर आ जाएगी ना मैकेनिकल एनर्जी की? बोलिए जी, यस सर। मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। देखो, एस फंक्शन ऑफ एक्स अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा देखना। क्या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्या बच्चों? बोलिए, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 या मिनिमम, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटे? मैक्स। मैक्सिमम हो जाएगा ऐसा। क्या माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों? Yes. और उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा?
क्या काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा? सर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी माउथ Yes, ओपनिंग sir. डाउनवर्ड्स पैराबोला, है ना? सर हाँ बोलो बेटे। वो U की मैक्स वैल्यू K की मैक्स वैल्यू जितना होगा ना। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बराबर, है ना? देखो क्या है, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, हम क्या बोल सकते हैं, मीन पोजीशन पे क्या है बेटे? एट मीन पोजीशन क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाँ सर, क्योंकि मिड पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्स होती है। मिनिमम। देखो बच्चों, मीन पोजीशन पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, है ना? और एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या होता है बच्चों? एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस से अपना मतलब क्या है? x इज इक्वल टू प्लस A. माइनस ए, हाँ सर। प्लस ए एंड माइनस ए। क्या हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम? क्या ऐसा बोल सकते हैं? So potential energy is maximum. पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। At extreme positions, kinetic energy is 0 and potential energy is maximum. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes sir. हाँ सर। मान लो हमसे कहा जाए कि a particle performs SHM of amplitude A find the displacement with respect to mean position. Where kinetic energy is half of total energy. है ना? Assume potential energy at mean position to be 0. देखो ध्यान दो बच्चों, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान लेते हैं, वरना आपको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस वैल्यू पे डिपेंड करती है। रेफरेंस तो हम कुछ भी ले सकते थे। Yes sir. तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम चाहते हैं कि ये कितनी हो जाए, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, यानी हाफ ऑफ हाफ के स्क्वायर।
तो हाफ के से हाफ के कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 के, मतलब ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स की क्या वैल्यू आ गई बेटे, प्लस माइनस ए बाई √2 आ गई ना। आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. हाँ, अच्छा एक बात और समझिए, हमने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है कितनी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं ना बच्चों, और के को एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब वी, सर ये अल्टरनेट मेथड है। नहीं ऑल्टरनेट मेथड नहीं है, मैं एक नया फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। क्या मैं पार्टिकल की वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस फॉर्मूले से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, v इक्वल टू प्लस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Is this the formula for velocity of particle in simple harmonic motion? ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x with respect to mean position। a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ पैसेज, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्या बता रहा है, मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x को 0 रख दो, यानी प्लस माइनस ओमेगा ए ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, and will it be of maximum magnitude? है ना? और मीन पोजीशन से दूर जाता जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी ना बच्चों, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या वेलोसिटी के हिसाब से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पार्टिकल का जो मोशन होता है वो सिमेट्रिक होता है, इधर पे राइट में जा रहा होगा तो वेलोसिटी को लिखेंगे ओमेगा है, फिर आगे जाते जाते वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, फिर वापस मीन पोजीशन पे हो जाएगी तो माइनस ओमेगा है, फिर इधर जाते जाते फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस ऐसे आता रहेगा। तो मतलब मीन पोजीशन के बराबर बराबर डिस्टेंस आप राइट में चले जाओ या मीन पोजीशन से लेफ्ट में चले जाओ, क्या उन दोनों पोजीशंस पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बच्चों, सर है ना? ये बात है, इस तरह से पार्टिकल की वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी पोजीशन पे कहा जाए कि मान लो एक्सट्रीम पोजीशन की आधी पोजीशन पे पहुंच गया या एक्सट्रीम पोजीशन की 1/4 पोजीशन पे पहुंच गया,
या 3/4 पोजीशन पे पहुंच गया, तो अलग अलग पोजीशन पर हम इस फॉर्मूला से तुरंत वेलोसिटी पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, हमें फॉर्मूला के रूप में इस चीज को याद रखना है। बात समझ में आई जी? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर।